कराते हुए, क्योंकि आज आपके बीच मोहल्ले के मुखिया माननीय केशव महर जी का आगमन हुआ है, उनके भी और आपकी भी दूरी बनना नहीं चाहता हूं। सीधे सीधे मैं मोहल्ले के मुखिया का आगमन करना चाहता हूं एक जोरदार नारे के साथ, मोहल्ला जिंदाबाद, केशव महर जिंदाबाद, दिन चलेंगे रात चलेंगे। चलो जहाँ तक जाओ जल्दी मत करो। गुलाबगढ़ी के सभी पितातल बुजुर्गों, हम उन भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, नन्हे नन्हे बच्चों, आज आपके गांव में मैं पहली बार आया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आप एक दूसरे से अनजान हैं। आपने बहुत बार महान दल की रैलियों में उधर रेते में मत बैठो, उधर मैं इधर लगी, इधर आ जाओ, इधर आ जाइए, इधर आप लोग कुर्सी लेके इधर आ जाइए, इधर से जाइए आप लोग। कोई बाहर ही नहीं है, सब डरने की जरूरत नहीं, हम भी आपके ही। उधर क्यों रेत में बैठ रहे, इधर आइए, मुझे देखना, इधर आओ, इधर आइए, इधर सब लोग इधर आइए। वहां जो लोग बैठे हैं उठ के आइए इधर, वो मत बेटियों इधर से उठ के आओ, इधर मिट्टी में मत बैठो, इधर बैठो। बहुत अच्छा पूरा गांव आ रहा है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज हम बहुत बार रैलियों में आए, आप लोगों से मुलाकात हुई, 12 पत्थर के मैदान में बहुत बार मुलाकात हुई और लाखों लाख की भीड़ हुई, लेकिन ये बेटियां, ये माताएं, ये बहनें, ये नहीं मिल पाई। और आज वो हमारा सौभाग्य है कि हम आज आपके बीच में महिलाएं भी कुर्सी देती है। कुछ यहाँ पे बैठना चाहे तो क्यों महिलाओं के नीचे ही बैठा रहे हैं आप लोग। कुछ लोगों को कुर्सी देखिए, कुर्सी बैठे, जो कुर्सी पे बैठना चाहे। कुछ लोग कुर्सी पे बैठे जो बैठना चाहे, किसी को रोक नहीं, 2-4 कुर्सी रखी, ऐसे कर लीजिए, बस ऐसे इधर कर लीजिए, इधर नहीं, ऐसे घुमा पीछे नहीं। हाँ, और पीछे जाइए और थोड़ा नीचे कर ना, कंबल में मत रखिए। हाँ, बहुत ऊंचे जा रहा है। ये भी वही रखो, ये भी वही रखो, धीरे बोलो, ये ऊपर से। हाँ, बस बैठिए। और जो भी महिलाएं बैठना चाहे, किसी को रोक नहीं है। हम तो बराबरी में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ सुमन जी और हमारे में कोई बराबरी में अंतर नहीं है। अगर हमारे यहाँ कोई बराबरी का अंतर होता तो चुनाव न लड़ते। और कभी भी उन्होंने मुंह नहीं ढका, तो मुंह में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्यों ढके? तो कोई बात नहीं, जैसा आप लोग समझे ऐसे बैठे, हम किसी के बीच में आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार कार्यक्रम शुरू होने से पहले सभी लोग, गुलाबगढ़ी के सभी लोग, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, माताएं बहनें भी उपस्थित, सभी लोग एक बार खड़े होकर पूरी ताकत से नारा लगा दें, फिर कार्यक्रम शुरू हो और हम अपनी बात कहें। बढ़िया नारा लगा नहीं, और बिना बढ़िया नारा लगे तो जहां वहीं खड़ा हो जाए। बस थोड़ा लोग ये जेपी जी, आप इन सबको, बच्चों को और इधर करिए, माताओं बहनों को इधर करिए, थोड़ा सा, बस उधर कुछ लोग रेते में बैठे हैं, अच्छा नहीं, मिट्टी में बैठे हैं। सब लोग जल्दी से आ जाएंगे। जो लोग जहां खड़े हैं वहीं से एक बार पूरी ताकत के साथ नारा लगेगा। नारा लगाएंगे आप लोग ताकत के साथ, जोर से बोलिए, लगाएंगे। ऐसे लगाएंगे तो काम बन गया। बढ़िया से बोलिए, नारा लगाएंगे। और नारा आपको पता है, क्योंकि नारा लगा, कोई बात नहीं, कहीं खड़े नहीं, नारा जो लगाएंगे उसी से महान दल मजबूत हो जाएगा, उससे ताकतवर हो जाएगा। ये गांव है गुलाबगढ़ी, विधानसभा कासगंज, जनपद है कासगंज। वीडियो बना रहे हैं कितन? ये गांव है गुलाबगढ़ी, विधानसभा कासगंज, जनपद कासगंज। और आज तारीख है 21 दिसंबर 2024। सर्दियों का दिन है, गुनगुनी धूप है और अच्छा लग रहा होगा। तो सभी लोग, आज मैं इस गांव में आप लोगों से मिलने आया हूं। मेरा जागरूकता का भ्रमण चल रहा है, ग्राम जागरूकता यात्रा महान दल का।
और आपके बीच में मैं निवेदन करता हूं कि पूरी ताकत से जितनी हमारी बेटियां हैं, जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, सभी लोग नारा लगाएंगे पूरी ताकत के साथ। दोनों मुट्ठी बंद करके नारा लगेगा, दोनों मुट्ठी बंद कर सभी लोग लगाएंगे। मैं सबको देख रहा हूं, जो नहीं लगाएगा बताऊंगा कि ये नहीं नारा लगा रहे हैं। दोनों मुट्ठी बंद करके नारा लगाएंगे, महान दल जिंदाबाद। अच्छी नहीं आई आवाज, इधर से ज्यादा आई, इधर से कम आई, और इधर से ज्यादा चाहिए। बहुत ताकत के साथ नारा लगेगा, महान दल जिंदाबाद। हाँ अब अच्छा है, बहुत बढ़िया वाला है। महान दल जिंदाबाद, महान दल जिंदाबाद, महान दल जिंदाबाद। जिंदाबाद कहने से कोई भी जिंदा हो जाता, ताकतवर हो जाता। आप लोगों ने जिंदा कर दिया महान दल को। अब महान दल अगला नारा लगेगा, दिन चलेंगे रात चलेंगे, महान दल के साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे? महान दल के साथ चलेंगे। महान दल के साथ कहीं जाना नहीं, अपने घर रहना है, लेकिन महान दल का साथ देना। आप साथ दे रहे हैं, 17 साल हो गया महान दल को बने, और आप महान दल का लगातार साथ दे रहे हैं, सहयोग भी करते हैं, पैसा भी देते हैं। लेकिन कुछ जो दूसरी पार्टियों के एजेंट हैं, उनके एजेंट हैं, एजेंटों के एजेंट हैं, जो कुत्तागिरी करते हैं, दलाली करते हैं दूसरे दलों में, वो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, आरोप लगाते हैं। और जब मैं आता हूं तो कोई नहीं आता। कहते हैं कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करोड़ों बना लिया, आप लोग चंदा दे रहे हैं मेहनत करके, वो करोड़ों बना लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैं क्या चोरी से आया हूं क्या? हिसाब करो ना, आओ। मैंने तो कहा था, कासगंज के मंच पे कसम खाई थी कि महान दल से 1 रुपया निकाल कर अगर अपने पत्नी बच्चों के नाम 1 रुपए की संपत्ति बना लूं तो मुझे सिद्ध कर देना, मैं अपने ऊपर पेट्रोल डालकर जला लूंगा। कसम खाया था कि नहीं खाया था? तो आए हिम्मत हो जिसके पिछवाड़े में दम हो, केशव मौर्य खड़ा सीना तान के, आओ हिसाब करो, मैं इसी गुलाबगढ़ी में अपने ऊपर पेट्रोल डालकर चला लूंगा। लेकिन वो आज वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है बेइज्जत हो जाएंगे, जूता खाएंगे समाज का, तो इसलिए आज नहीं आएंगे। वो तब आते हैं जब केशव मौर्य नहीं हो, जब जेपी जी नहीं हो, जब महान दल का कोई कार्यकर्ता न हो, तो चोरी जाते आपके काम करते। तो उनसे आगाह रहने की जरूरत है। आपके फसल में कीड़े लग जाते हैं तो उनका क्या करते हैं आप लोग? दवाई डाल देते हैं या मसल देते हैं। वैसे उनके पिछवाड़े में दवाई डालने का, मसलने की जरूरत, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन वो महान दल का दुश्मन है। और महान दल जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आपके बच्चों को हक, अधिकार, नौकरी कुछ नहीं मिलेगा, न्याय भी नहीं मिलेगा। इसलिए महान दल को मजबूत करना जरूरी। ये बात सिद्ध किया, ये बात सिद्ध किया कांतीराम साहब ने, ये बात सिद्ध किया आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने सिद्ध किया। कहा कि जो जातियां पार्टी बना लेती हैं वही जाटो समाज जिसे जमीन पे बैठाया जाता था, जिसका बर्तन छूना दिया जाता था, उस कांग्रेस को पूरा वोट देता था, उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब वही जाटो समाज अपनी पार्टी को मजबूत किया तो वो सब कुछ पा गया। उसी तरह से यादव समाज पा गया। और साथ के समाज के लिए दूसरा फार्मूला उत्तर प्रदेश में नहीं बना। वही फार्मूला है कि अपनी पार्टी बनाओ और मजबूत बन जाओ। दूसरी पार्टी में अपना बिरादरी फिट करने के चक्कर में कुछ मिलेगा नहीं, चाहे एक बार नहीं 10 बार बना लो, कुछ नहीं मिलेगा। और महान दल का साथ दोगे तो सब कुछ मिलेगा। इसलिए नारा लगेगा, दिन चलेंगे रात चलेंगे, महान दल के साथ चलेंगे। जो लोग गुमराह करते हैं उनसे हटकर, उनसे बचकर महान दल का साथ देना होगा। दिन चलेंगे रात चलेंगे, और ताकत के साथ लगाइए, सब लोग लगाइए, दिन चलेंगे रात चलेंगे, दिन चलेंगे रात चलेंगे, दिन चलेंगे रात चलेंगे। दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, खाली मुंह से नारा मत लगाइए, दोनों हाथ मुट्ठी बंद। और तीसरा नारा लगेगा जब महान दल मजबूत हो जाएगा, और आज भी मजबूत हो गया। अब हक अधिकार भले अभी दिलाने लायक नहीं, लेकिन अन्याय करने की हिम्मत इस समय उत्तर प्रदेश में किसी की नहीं रह गई, चाहे वो किसी जाति का व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बदल हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो। उत्तर प्रदेश में जहां जहां महान दल मजबूत है, जहां नहीं महान दल वहां क्या कर सकते हैं, लेकिन जहां जहां महान दल को स्वीकार किया लोगों ने, वहां किसी पुलिस वाले की, किसी अधिकारी की, किसी गुंडे की, किसी दबंग की हिम्मत नहीं है जो साक्य सैनिक मौर्य समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं।
कहीं अन्याय नहीं हो रहा, और जहां हो रहा है वहां केसव दो मोहरा लठ लेके खड़ा न्याय दिला के ही बांधता, चाहे राजा रिजौला का मामला रहा हो और चाहे बदायूं में छोटी बच्ची का बलात्कार का मामला रहा हो। जैसे धीरेश यादव ने किया बलात्कार, उसे आजीवन कारावास सजा हो गई और बच्ची का इलाज भी हमने बहुत विधिवत करवाया था। हाँ, मदद नहीं करवा पाए क्योंकि हमारे हाथ में कोई फंड नहीं है, लेकिन जो हमसे बन पड़ा हमने सब किया। तो हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, स्कूल कॉलेज भी आपका होगा, बस भी आपके लोग चलाएंगे, ट्रक भी चलाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। अगर आपने महानदल का साथ दिया तो कोई रोक नहीं पाएगा कि आपके ट्रक को कोई गुंडा रोक लेगा। देखेंगे हम किसकी गुंडाई चलती। तो कुल मिला के नारा लगेगा, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। आप बोलेंगे महानदल से न्याय मिलेगा। क्या बोलेंगे आप लोग? महानदल से न्याय मिलेगा, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। वोट साथ देने से काम कम बनेगा, लेकिन वोट अगर हमारे कहने पे देंगे, वोट आपका है। बाबा साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट आपको देने का अधिकार दिया, हमें नहीं ठेकेदारी दी थी। लेकिन जो जातियां अपना नेता बना के उसके कहने पर वोट देती हैं, यादव समाज में 6-6, 7-7 फुट के लोग मजबूत हैं, लेकिन उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी जो 4-4.5 फुट के थे उन्हें नेता मान लिया और उनके कहने पर वोट दिया, उनके कहने पर वोट दिया। तो सारा यादव समाज मलाई खाया। जाटो समाज ने बहन जी के कहने वोट दिया, एक महिला के कहने पर खड़े हो गए पूरे समाज के लोग, वो भी मलाई खाए। और आप भी अपना वोट अपने मन से देंगे तो आप जो खाना हो मैं नहीं जानता क्या खाएंगे, लेकिन अगर मेरे कहने से देंगे तो निश्चित रूप से विश्वास करिए मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा और आपको मरते दम तक आपके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा और मलाई खिलाने का प्रयास करूंगा। अन्याय तो आज भी नहीं होने दूंगा और मलाई भी खिलाऊंगा। इसलिए आप नारा लगाएंगे, अपना वोट कहां पड़ेगा? महान दल के कहने पर। जो महान दल के कहने पर आंख बंद करके वोट देना चाहते हैं, गड्ढे में मैं दिलाऊं वहां देना चाहते हैं, वो नारा लगाएंगे। जो अपने मन से देना चाहते हैं वो नारा नहीं लगाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। जो मेरे कहने पर अपना कीमती वोट देना चाहते हैं वो सब नारा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अपना वोट कहां पड़ेगा? आप कहेंगे महान दल के कहने। महान दल माने मैं, मेरे कहने पर जहां मैं कहूं वहां वोट देने का आदत डाल लीजिए, आपको सब कुछ मिले, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए जो लोग नहीं चाहते कि मेरे कहने वोट दे मत लगाए नारा, और लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं महान समाज मजबूत हो और हम महान दल के कहने वोट देंगे, वो लोग मजबूती से नारा लगाएंगे कि मैं अब नारा लगवा रहा हूं। क्या मैं कहूंगा कि अपना वोट कहां पड़ेगा? आप कहेंगे महान दल के कहने पर। अपना वोट कहां पड़ेगा? अपना वोट कहां पड़ेगा? अपना वोट कहां पड़ेगा? अब अगला नारा महापुरुषों का है। सम्राट अशोक महान से ज्यादा दुनिया में कोई शक्तिशाली राजा नहीं हुआ। जो लोग बड़ा सीना दिखाते हैं हमें, उनके बाप दादा एक जिले के राजा थे। जो लोग आज बड़ा शेर बनते हैं हमारे सामने, उनके बाप दादा एक जिले के राजा थे। और हमारे सम्राट अशोक महान, हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा पूरी दुनिया पर राज किए। पूरा यूरेशिया उनके अंदर में था। पूरी दुनिया के राजाओं ने घुटने टेक दिए। सम्राट अशोक महान तलवार का सामना करने की हिम्मत और जरूरत किसी में नहीं थी पूरी दुनिया में किसी राजा की। तो उनके लिए पूरी ताकत से अब तक जितनी ताकत लगाए उसकी दोगुनी ताकत लगाइएगा। मैं कहूंगा सम्राट अशोक महान की जय हो। आप कहेंगे जय हो, जय सम्राट अशोक महान की जय हो। और ताकत से लगाइए, सम्राट अशोक महान की जय हो, सम्राट अशोक महान की जय हो, सम्राट अशोक महान की जय हो। अब दूसरा नारा लगेगा महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के लिए, जिन्होंने पढ़ाने लिखाने के लिए, दलित पिछड़ों को शिक्षित करने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कितनी मुसीबत झेली। उनके ऊपर एक गुरु घंटालों की बीवियां, जो हिंदू समाज गुरु घंटाल है, इनकी बीवियां उनके ऊपर पट्टी पेशा फेंका करती थी। किसी का उन्होंने घर उजाड़ लिया था, डकैती की थी? नहीं, केवल शिक्षित करना चाहते थे, पढ़ाना चाहते थे इन बेटियों को, हम लोगों को, यादव के बेटे को, पाल के बेटे को, प्रजापति के बेटे को, लोहार के बेटे को, प्रजापति के बेटे। आज जितने भी दलित पिछड़े हैं जो पढ़े लिखे, उन महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की देन। उन्होंने पढ़ाया लिखाया और
आज सबको उनका सम्मान करना चाहिए। अच्छा बताओ, पढ़ने से ही गुरु घंटालों को क्या दिक्कत थी? कुशवाहा का बेटा, साकी का बेटा, यादव का बेटा पढ़ लेगा, उन्हें क्या दिक्कत थी? दिक्कत थी। उन्हें पता था कि पढ़ लिख लेंगे तो इसमें महात्मा ज्योतिबा फूले पैदा होंगे, पढ़ लिख लेंगे तो बाबा साहब पैदा होंगे, पढ़ लिख लेंगे तो इनमें मान्यवर कांसीराम साहब पैदा होंगे, पढ़ लिख लेंगे तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव पैदा होंगे, पढ़ लिख लेंगे तो इसमें केशव देव मौर्य पैदा होगा। और जो बताएगा कि सारी लड़ाई बंद करो, सत्ता के लिए लो, सब कुछ मिल जाएगा। सारे बंद दरवाजों की चाबी सत्ता है, वहां चले जाओ, ये डीएम एसपी सब आपको सलाम मारेंगे। वहां जब पहुंच जाते हो तो ताकतवर हो जाते हो। तो इसलिए ये जानते थे कि पढ़ लिख लेंगे, ये बात नहीं मानेंगे ये कि आम खाने से बच्चा होता है। बताओ, आम खाने से बच्चा होता है क्या? बोलो, यही गुरु घंटाल ने पढ़ाया कि आम खाने से बच्चा होता है? उल्लू बनाए, आम खाने से बच्चा नहीं होता। कहा क्या कहा कि एक बंदर पृथ्वी पर रहने वाला वो सूरज को खा गया। बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ, पृथ्वी सूरज से हजारों गुना छोटी, सूरज पृथ्वी सूरज से ही एक टुकड़ा निकला हुआ, एक बहुत बड़ा सूरज तारा है, उसमें किसी कारण से टूट हुई तो थोड़ा सा हिस्सा टूट गया, उसी से पृथ्वी बनी, बुध बना, मंगल बना, शनि बना। उससे एक छोटे टुकड़े बैठ के एक आदमी सूरज को खा जाएगा, आपके गोले को। उल्लू बनाए और हम बने। अभी भी बहुत लोग बनते उल्लू बनेंगे। जो पढ़ लिख लेगा, जो विज्ञान जिसको हो जाएगा, वो उल्लू नहीं बनेगा। वो चाहते थे कि उल्लू बनते रहे और हमारी गुलामी करते रहे, इसलिए वो चाहते थे कि ना पढ़े। तो जिन्होंने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, उनके लिए नारा लगेगा, महात्मा ज्योतिबा फूले की जय हो, माता सावित्रीबाई फूले की जय हो। आप कहेंगे जय हो, जय हो। महात्मा ज्योतिबा फूले की जय हो, महात्मा ज्योतिबा फूले की जय हो। बहुत ताकत के साथ लगाइए, माता सावित्रीबाई फूले की जय हो, माता सावित्रीबाई फूले की जय हो, माता सावित्रीबाई फूले की जय हो। एक नारा उन महापुरुष के लिए जो अपने समाज में नहीं पैदा हुए थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर न होते तो हम इंसान न होते, संविधान न होता तो हमें ये अगड़े हिंदू गुरु घंटाल बराबर बैठने न देते, खड़े न होने देते, कोट न पहनने देते। आज भी दलित पिछड़ों का अच्छा कपड़ा उन्हें पसंद नहीं, अच्छी मोटरसाइकिल उन्हें पसंद नहीं आती, अरे मूछ उन्हें पसंद नहीं आती। दलित का बेटा घोड़ी पे चढ़ जाए, बग्गी पे बैठ जाए, उसे पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो जन्मजात अपने आप को ऊंच मानते हैं। लेकिन इंसान में कोई ऊंच नहीं होता, नीच नहीं होता, बाबा साहब के संविधान से मिला। बहुत लोग हमारे पिछड़े समाज के लोग, चाक्य भी, कुशवाहा भी, यादव भी, पाल भी, प्रजापति भी, जो नासमझ हैं, नकली हिंदू बनने की कोशिश में बाबा साहब के संविधान के खिलाफ बोलते हैं। अरे तुम बोलोगे बाबा साहब के संविधान के खिलाफ? तुम जानते क्या हो? हाई स्कूल फेल, इंटर फेल, साक्य का बेटा बाबा साहब संविधान के खिलाफ बोलेगा? शर्म नहीं आती? उसे जानता कुछ है? बाबा साहब कितने पढ़े लिखे थे? गूगल पे सर्च कर लेना, उनकी डिग्री पढ़ने में तुम्हें सुबह से दोपहर हो जाएगी, इतना पढ़े लिखे थे। पूरी दुनिया में अभी तक बाबा साहब के बराबर पढ़ा लिखा कोई पैदा नहीं हुआ, उनसे ज्यादा विद्वान कोई पैदा नहीं हुआ, और आप उनकी बराबरी करते हो, उनकी समीक्षा। वो उनके खिलाफ कौन बोलता है? व्हाट्सएप वाले, यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, टीवी वाले, ये कौन बैठे हैं? अरे गुरु घंटाल लोग बैठे हैं, डिग्री देख लो, मिश्रा जी, तिवारी जी, शुक्ला जी। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब संविधान नहीं था तो पूरे के मालिक थे, पूरा देश उनका गुलाम था, सारे दलित पिछड़े उनके गुलामी करते थे। हमारे भी बाप दादा लंगोट पहन के उनके यहाँ खेती किया करते थे, फ्री में बेगारी करते थे, और वो वही चाहते हैं। और उन्हें पता है जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन हम फिर इनको गुलाम बना लेंगे, इसलिए साजिश करते हैं। ये भाजपा वाले, कांग्रेस वाले लगातार संविधान को कमजोर करने की कोशिश करें, उनके चक्कर में मत आना। ये संविधान जब तक है, नोट कर लो केशव देव मौर्य की बात, महान दल कमजोर कर लो चलेगा, बसपा कमजोर कर लो चलेगा, सपा कमजोर कर लोगे तब भी चलेगा, लेकिन बाबा साहब का संविधान जिस दिन कमजोर हो गया उस दिन नहीं चलेगा। आप गुलाम हो जाएंगे, 24 घंटा भी नहीं लगेगा, आपको गुलाम बनाकर खेत बाड़ी, मकान,
दुकान, आपके तन पर से कपड़ा भी वो छीन लेंगे और आपसे बेगारी कराएंगे, खेत में बैल की तरह खेती करवाएंगे। रोक कोई नहीं पाएगा, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए बाबा साहब संविधान पर एक शब्द कोई बोले तो उसका हाथ तोड़ देना। बाबा साहब का संविधान कमजोर करने का अगर कोई साजिश रखे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, असली में मत तोड़ना, अपने वोट के माध्यम से उस पार्टी को कमजोर कर देना। इसलिए नारा लगेगा बाबा साहब की जय हो, और पूरी ताकत से लगाना जय हो जय, बाबा साहब की जय हो, बाबा साहब की जय हो, बाबा साहब की जय हो। अब एक नारा भगवान बुद्ध के लिए अंतिम नारा लगेगा, भगवान बुद्ध की करुणा हो। आप कहेंगे करुणा हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध माने ज्ञान का प्रतीक। अपने अंदर जब ज्ञान आता है तो अंधविश्वास, अज्ञानता सब खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध की बात करने वालों, भगवान बुद्ध के वंशियों, सत्यवंशियों, दारू पी के भगवान बुद्ध को याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। गांजा पी के बाद भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध ने 5 नियम दिए थे, सील, पंचशील। 5 सील का मतलब, नियम का मतलब उसे सबको मानना पड़ेगा, गृहस्थों को, और बौद्ध भिक्षुओं को 10 सील दिया था, और जो उपासक हैं, जो बौद्ध बनने के परंपरा में है, उन्हें 7 सील, सप्तशील दिया था। तो आपके लिए गृहस्थों के लिए पंचशील दिया था। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि से अंतिम सुरा मेरे मज्जपमा दत्ताना वेरमणि सिक्खापदं, माने हम शराब, कच्ची पक्की और मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। अब आप सोचो, अगर आप शराब न पियो तो रोज 200 रुपया बचेगा, गुटखा नहीं खाओ बचेगा, इन बेटियों को अच्छे कपड़े आएंगे, उनकी अच्छी पढ़ाई होगी, उनकी अच्छी परवरिश होगी, इन बच्चों को अच्छे दवाई मिलेगी। लेकिन आप अपनी दवाई के चक्कर में इनकी दवाई भूल जाते हो, रात में दवाई करो। तो दारू पीना बंद करो, भगवान बुद्ध के वंशज हो, उनके चक्कर में मत पड़ो। तो झूठे लोग हैं, उन्होंने कहा शंकर भगवान गांजा पीते थे तो हम भी पिए। अरे झूठ बोलते हो, चोटते। किसने देखा था शंकर भगवान दारू पी रहे थे? किसने देखा था? किसने फोटो खींची थी? वो मक्कार हैं गुरु घंटाल, उन्होंने नकली बनाया शंकर भगवान। कोई भगवान दारू पिएगा, गांजा पिएगा? उल्लू हो क्या? नालायक हो क्या? अरे वो उल्लू बना रहे हैं तुम्हें, तुम वो चाहते हो तुम गरीब बनो। उन्होंने इसीलिए यज्ञ कराया इस देश में। यज्ञ में क्या जलाया? घी, चावल, दाल। यज्ञ करने से कुछ अच्छा नहीं होता, कहीं वातावरण शुद्ध होता। एक 10 बाई 10 का कमरा शीशे का बनवा दो और कहो इसी में यज्ञ करा कर निकल जाए गुरु घंटाल जिंदा, तो हम जाने मर जाएंगे। क्योंकि कोई चीज भी जलेगी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। क्यों? और हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कुत्ता को, बिल्ली को, बैल को, गधे को, बकरी को, जितना भी जीव जंतु सबको ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो आदमी मर जाएगा। और उल्लू बनाए वातावरण शुद्ध होता। वो केवल घी जलाकर तुम्हें नुकसान पहुंचाया। तुम आपने घी पैदा किया, उसने साजिशन जला दिया। घी जलाने से आपका बेटा मजबूत नहीं होगा, घी दिया जलाने से आपका बेटा मजबूत नहीं होगा, घी खिलाने से आपका बेटा मजबूत होगा। मेरे पिता ने कभी भी घी नहीं जलाया। कोई घी जलाने की बात करता तो जूता लेके दौड़ाते थे। उसे पूछते थे बेटा घी जलाने से मेरा बेटा मजबूत होगा कि घी खाने से मेरा बेटा मजबूत होगा। आज मैं रोज 10 घंटे बोलता हूँ, चिल्लाता हूँ। 55 साल उम्र हो गई, कोई भी बीमारी नहीं, क्योंकि बचपन में शुद्ध गाय का घी खाया। पूरे जीव बचपन में 15 साल 16 साल तक रोटी के साथ केवल घी खाया, दाल और सब्जी खाना सीखा ही। तो ये बच्चों को, आपके घर में घी है लेकिन दिया जला रहे हो, उसे यज्ञ करवा रहे हो। जोड़ तो बंद करो, अपने बच्चों को खिलाओ, देखो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। उसे घी खिलाओ, गाय का अमृत होता है गाय का घी, लेकिन उसे आप जला देते हो। ये उनके कहने पे भगवान घी से प्रसन्न नहीं होता, केवल वो साजिशन आपको जला के उल्लू बनाता है। इसलिए भगवान बुद्ध को याद करो, ज्ञान को याद करो, बुद्धि को याद करो, अपनी बुद्धि को जगाओ। तो भगवान बुद्ध की करुणा जिसके ऊपर हो जाती है वो अमीर हो जाता है। मैं भी बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था। जब ज्ञान प्राप्त हुआ, जब ये समझ में आई कि ये सब बर्बाद करने से हम गरीब होंगे, अमीर तब होंगे जब हम इसे बचाएंगे। तो इसलिए भगवान बुद्ध की करुणा आप लोगों को हो, इस कामना के साथ नारा लगवा रहा हूं, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। आपका 2 नारा है। एक नारा है नमो बुद्धाय, ये धार्मिक नारा,
एक बार जोर से बोलिए, नमो बुद्धाय। और दूसरा नारा आपका धार्मिक है और राजनीतिक है, जिससे आपके बच्चों को ताकत मिलेगी, थाने पुलिस वाले डरेंगे। वो नारा है जैसे बसपा का नारा जय भीम था, सपा का जय समाजवाद है, और जैसे बीजेपी वालों का जय श्री राम है। जय श्री राम धार्मिक नारा नहीं है, वो भाजपा वालों का, इसलिए मुसलमानों को मार मार जय श्री राम लगवाते हैं, ये लगाने वाले बजे कुछ। उसी तरह आपका नारा है जय महान, है ना। जय महान कहने से हर अधिकारी समझ जाएगा, हर कर्मचारी समझ जाएगा कि आप महान दल के, और आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। इसलिए एक बार प्यार से, बड़े सम्मान के साथ हम बोलेंगे जय महान, आप लोग जय महान बोलेंगे। जय महान, जय महान, जय महान, जय महान, जय महान, जय महान। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, बेटियों ने साथ दिया, बुजुर्गों ने साथ दिया। आप लोग सभी लोग बैठ जाए, ससम्मान बैठ जाए, फिर हम कार्यक्रम अपनी बातें शुरू करेंगे। सब ये सब अच्छा, आप लोगों के एक के ऊपर एक रख लीजिए, बात में बांट लीजिएगा। एक के ऊपर एक रख लीजिए, पहले बड़ा वाला रख लीजिए, फिर छोटा वाला रख लीजिए। सही आ रहा है, वहाँ से चौल सही आ रहा है। देखो किसका दिनों, अब विनोद का बना लो, नहीं यहाँ नहीं, मंगा लो जो भी नहीं, अभी बोल दो ना किसका मंगाना, किस अच्छा नहीं, कोई बात। आधी मीटिंग तो खत्म हो गई, कोई तो समझा ही दिया, लेकिन अब चूंकि कुछ महान दल के बारे में बताना बहुत जरूरी है। मैंने लगभग सारी बातें बता दी, उन विरोधियों के बारे में भी बता दिया, लेकिन जब महान दल मैंने बनाया 2007 में, और कासगंज में, बदायूं में, इस इलाके में महान दल 2008 के लास्ट में हमारे कार्यकर्ता जौनपुर से, बनारस से, सुल्तानपुर से धीरे धीरे महान दल के कार्यकर्ता आपके बीच में आना शुरू हुए। उसमें कुछ नहीं है, होर्डिंग। अब जेपी संत कुमार बार बार इधर उधर क्यों, जहां था वहीं रहने दो, उसे ही लोग देखने लगते, हमें नहीं सुनते। चलो हट रहे तुम, कोई नहीं डिस्टर्बेंस करेगा। आधे घंटे आपके बीच में मैं हूं, आधे घंटे, आधा घंटा बीत गया, आधा घंटा और आधे घंटे आपके बीच में हूं। आधे घंटे में मैं आपसे बहुत जरूरी प्रमुख बातें करना चाहता हूं, और आपसे चाहूंगा कि आप पूरा ध्यान दें, और इस समय फोन का इस्तेमाल न करें, और बीड़ी कोई नहीं पिएगा। बीड़ी जिसे पीना उठ के चला जाए, थोड़ी दूर बाद पी लेगा, और सभी लोग ध्यान देंगे मेरी तरफ, आपस में बात नहीं करेंगे। मेरा निवेदन हाथ जोड़कर, और जिसे बात करनी होगी थोड़ी दूर चला जाएगा, क्योंकि और लोगों को सुनने दें जिससे डिस्टर्ब हो। बहुत जरूरी बातें जो मेरे नजरिए से बहुत जरूरी हो सकता है, आपके नजर से जरूरी ना हो, लेकिन मेरे नजर से बहुत जरूरी, जिसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। मैं कल 12 बजे से शुरू किया था कार्यक्रम, और लगातार खड़े होकर बोलता रहा। रात के 9 बजे, मेरे ख्याल 9:30 बजे मैं खाली हुआ, 10 बज गया था, और मैं होटल पहुंचा करीब 12:30 बजे। तो कुल मिला के मैं लगातार मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपके बीच में जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन दुष्प्रचारों को समाप्त कर सकूं, और आपके बात तक सही बात पहुंचाऊं। और कोई सवाल किसी भी व्यक्ति का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो समाज का ना भी हो, लेकिन उसके मन में अगर कोई सवाल है तो निश्चित रूप से मुझसे पूछ सकता है, और मैं बिना किसी हिलावाली के, बिना किसी लापरवाही के मैं उसका जवाब दूंगा। इधर कुर्सी खाली, इधर आगे बैठ जाइए। आगे कुछ लोग जो उधर खड़े हैं, इधर कुर्सी खाली, आगे आगे इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। आप लोग इधर बैठ जाओ बेटा, इधर आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ। इधर 2 कुर्सी खाली, 2 ही लोग हो, चलो कोई बात नहीं, कहीं बैठ जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। जब महान दल आपके बीच में आया, महान दल जब धीरे धीरे आपके बीच में महान दल के कार्यकर्ता आए, और पहली बार आप लोग मुझसे मिलने 12 पत्थर मैदान में, पहली रैली 12 पत्थर में हुई थी। जेपी जी आपस में बात मत करो, आप वहां नीचे वालों मना कर रहे हैं, आप उधर कान घुमा रहे। 12 पत्थर मैदान में पहली रैली हुई थी 2009 में। क्यों, कितने 2010 में पहली रैली 2010 में जब हुई थी, यहां से कितने लोग गए थे इस गांव से, तो हाथ उठा के मैं बताएं।
बहुत रुक गए, मतलब एक ट्रैक्टर जरूर गया होगा। जाना चाहिए तो सबको, लेकिन चलो कुछ ही लोग गए, लेकिन आधे के आसपास गए। यहां से इतने लोग गए, लेकिन आपको लग रहा है जैसे मैंने कहा कि जाना चाहिए सबको, लेकिन यह आश्चर्य की बात थी सबके लिए, ये यादव के लिए आश्चर्य की बात थी, जाटों के लिए और ठाकुर ब्राह्मण के लिए आश्चर्य की बात थी कि पहली बार शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज इतनी बड़ी तादाद में अपना खेत का काम छोड़कर किसी नेता को सुनने गया था। इसके पहले समाज में बहुत से नेता हुए, बाबू सिंह कुशवाहा मंत्री हुए, बहन जी के बाद दूसरा नंबर उन्हें मिला, स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री बने, उनको भी बड़ा दर्जा मिला, लेकिन मैं सबसे पहला ऐसा व्यक्ति हूं कुशवाहा समाज में, शाक्य सैनी मौर्य समाज में, इस समाज में पहला व्यक्ति ऐसा हूं और सबसे पहला नेता ऐसा हूं जिसके लिए शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य ने अपने खेत का काम छोड़कर लाखों की भीड़ जुटाई। आप बताओ कि पहली बार जब आप लोग उस रैली में गए 12 पत्थर मैदान में, क्या उतनी भीड़ क्या आपने कभी अपने समाज की एक साथ कभी इतनी भीड़ देखी थी? कभी जिंदगी में देखी थी? नहीं देखी। तो मैं पहला नेता हूं। आपने बाबू सिंह कुशवाहा के कहने बसपा को वोट दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पूरा वोट दिया बसपा को 2007 तक, लेकिन कभी भी किसी विधायक के लिए, बिरादरी के सांसद के लिए, बिरादरी के मंत्री के लिए आपने खेत का काम छोड़कर भीड़ नहीं जुटाया। पहली बार मैं सबसे भाग्यशाली नेता हूं इस देश का, प्रदेश का ही नहीं, मैं इस देश का सबसे भाग्यशाली नेता हूं जिसके लिए शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज ने खेत का काम अपना जबकि उसके पास समय नहीं होता, कभी खेत में पालक होती है, कभी गोभी होती है, कभी मिर्च होता है, कभी बैगन होता है, कभी टमाटर होता है, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं उसे, लेकिन उन्होंने अपना समय निकाला, अपना सारा काम, जो खेती करते थे, जो मिस्त्री थे, जो दुकान करते थे, सब के सब पूरा समय निकाले और मेरे लिए एक दिन मुझे सुनने के लिए गए। ये सौभाग्य पहली बार केवल मुझे मिला, आज तक किसी दूसरे नेता को नहीं मिला था। मिला था क्या? ये पहली बार, और अभी तक किसी को नहीं मिला। तमाम प्रयास किए भाजपा के विधायक, मंत्री, सांसद, तमाम नकली झगड़ा झंझट शुरू किए, तमाम बवाल किए, लेकिन उसके बावजूद शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज उनके तमाम प्रयासों के बाद गया नहीं। अब कुछ लोगों को लगता है कि केशव देव मौर्य के पास कोई फार्मूला होगा, उसके हिसाब से भीड़ जुटाते, वो उनको पता नहीं। अरे न पता होता तो नकल करते, पता है। और अगर आप कह सकते हैं तो मैं ये आपको बताऊं कि महान दल से तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी निकल गए, विरोध किए, दूसरे दलों में चले गए, तो वो तो फार्मूला जानते हैं कैसे भीड़ जुटती है ना, क्योंकि भीड़ तो वही लोग जुटाते थे। लेकिन वहां गए तो वहां भीड़ अपनी पार्टी में, जिस पार्टी में गए वहां उसके लिए भीड़ नहीं जुटा पाए, न सपा के लिए जुटा पाए, न बसपा के लिए जुटा पाए, न भाजपा के लिए और न कांग्रेस के लिए। आप कहीं नहीं गए। क्यों आप मेरे लिए इतनी भीड़ जुटाए? क्योंकि कहीं न कहीं आपके मन में आप मेरे ऊपर विश्वास पैदा हुआ कि ये जो नेता हैं केशव देव मौर्य, ये हमारे बच्चों को मजबूत करने के लिए आए, अपने लिए राजनीति करने नहीं आए हैं। हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को मजबूत करने आए। और आप लोगों ने मेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया। मेरे कहने पर 2012 में बिरादरी के प्रत्याशी थे, मंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे इसी विधानसभा से, कासगंज से, लेकिन उनको छोड़कर आप लोगों ने महान दल के प्रत्याशी को 28,000 वोट दिया। जबकि इस विधानसभा में कुल 30,000 ही कासगंज में आबादी है हमारी, 28,000 फिर भी वोट दिया। मतलब पूरा का पूरा 90%, 99% वोट महान दल के कहने पे मिला। बिरादरी को नहीं, दूसरी बिरादरी गुप्ता को दे दिया। तो ये हमारे लिए बड़ी बात थी। इसका मतलब आपने मेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन कुछ लोगों ने बाद में आपको गुमराह कर दिया कि केशव देव मौर्य भरोसे के लायक नहीं, केशव देव मौर्य ने गलत काम किया, केशव देव मौर्य ने ये काम किया, केशव देव मौर्य ने वो काम किया। लोगों ने तरह तरह से मुझे बदनाम किया। कुछ लोगों ने कहा कांग्रेस के हाथों में बिक गए, पैसा ले लिया।
अब बताओ, सपा बसपा गठबंधन करे तो गठबंधन, सपा कांग्रेस से गठबंधन कर ले तो गठबंधन है, और मैंने कर लिया गठबंधन तो सपा के ही कुत्ते जो बिरादरी में थे वही लोग दुष्प्रचार कर रहे थे कि देखो केशव देव मौर्य बिक गया। कैसे बिक गया? मैं भी एक पार्टी हूं, राजनीतिक दल हूं, मेरा भी एक चुनाव चिन्ह था। चलो ठीक है, हमारे लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया और चुनाव चिन्ह छिन गया, लेकिन हमारा चुनाव चिन्ह था ऑटो रिक्शा। हमारे लोगों, हमारे पास भी दूसरे सबने गठबंधन किया, कांग्रेस से गठबंधन किया और अपने सिंबल पर लड़े। हम हाथ के पंजे पर चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद हम कैसे बिके? नहीं, हम बिके नहीं। हमने जैसे और लोग आगे बढ़ने के लिए गठबंधन करते हैं, हमने भी गठबंधन किया था आपको मजबूत करने के लिए, लेकिन लोगों ने, चूंकि उनकी संख्या ज्यादा है जो विरोध करते हैं, हमारे लोगों की संख्या कम है। जो शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी संख्या कम है और उनकी संख्या ज्यादा है, और उन्हें पैसा भी मिलता पीछे से विरोध करने का, तो वो ज्यादा विरोध करते हैं। लेकिन मैं आपको आज आपके गांव में, इस गांव में आया हूं, क्या गांव बताए थे? गुलाबगढ़ी। मैं गुलाबगढ़ी में हूं और मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि जब से 2007 से मैंने पार्टी बनाई है, या जब से मैं आपके बीच में हूं 2008 और 2009 के बीच में, मैंने जो भी वादे किए थे उनमें से एक भी मैंने वादा तोड़ा नहीं है। मेरे सामने अगर कोई आके बहस करे, बैठ के चिरा बहस करे, तो वो निश्चित रूप से मुझसे हारेगा। मैंने एक भी कहीं भी कोई भी गलती जाने छोड़ दी या अनजाने में भी नहीं की। समाज को मजबूत करने के अलावा मैंने दूसरा कोई काम नहीं किया। मैंने अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने बहुओं के लिए, अपने नाती पोतों के लिए राजनीति नहीं की। मैंने दिन रात सोते जागते केवल आपके बच्चों को मजबूत करने के लिए राजनीति की, और हमेशा करता रहूंगा। अब क्या लोगों ने दुष्प्रचार किया महान दल का? कहा कि सपा बसपा भाजपा में बिक जाते हैं, अपने प्रत्याशी नहीं उतारते। उसका भी जवाब दूंगा। दूसरा क्या कहा कि केशव देव मौर्य महान दल वाले साले पैसा लेके भाग गए। ये बड़ा आरोप लगता नहीं लगता? वो कहते हैं कौन है वो, आज क्यों नहीं आते? आज बोलो ना, केशव देव मौर्य भाग गया। महान दल के कार्यकर्ताओं ने या मैंने आपसे चंदा लिया, सहयोग लिया, और आज भी इस गांव में आया हूं तो भी सहयोग आपने दिया। ये जितने लोग प्रमाण पत्र लेके बैठे हैं, इनमें से तमाम लोगों ने, जो बड़ा प्रमाण पत्र जिनके हाथ में, उन्होंने 1000 का सहयोग दिया, और जिनके पास छोटा प्रमाण पत्र उन्होंने 500 रुपए का सहयोग दिया। उसके अलावा भी यहाँ 100 50 रुपया का सहयोग इस गांव से तमाम लोगों ने दिया होगा। जिन लोगों ने 50 और 100 रुपया सहयोग दिया मुझे बुलाने के लिए, वो हाथ उठा कर नहीं बताया, उनका भी सम्मान हो जाना चाहिए। इन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली सभी लोग, अपने आप लोग बजा दीजिए ताली, अपने लिए बजा दीजिए ताली, एक बार जोरदार, एक बार सब लोग एक साथ ताली बजा दीजिए। अब कुछ लोग जोड़ लेंगे, यार बड़ा प्रमाण पत्र है, लगभग 5-7 हजार रुपया चंदा, तो 10,000 तो इसी गांव से आ गए। हाँ ठीक है, बिल्कुल है। आज 7-8 गांव में कार्यक्रम है मेरा, किसी गांव से 500 आया, किसी गांव से 1000 आया, लेकिन हमें तो चूंकि दौरा करना, कहीं से ज्यादा आ गया, कहीं से कम आ गया। जहां से ज्यादा आ गया, जहां से कम आ गया, मिला के मेरे पास शाम तक 20,000 से आसपास चंदा आया। तो खर्चे कितने? लोग तो कह देंगे कि 20,000 रुपया के हिसाब से अगर नेताजी 30 दिन मेहनत कर दे, 6 लाख रुपया तो हो गया। तुम्हें 6 लाख तो दिख रहा है, लेकिन खर्चा जोड़ते नहीं हो आप। भाई मैं 2 गाड़ी लेके, पूरा झंडा बैनर माइक लेके आगरा से निकला, उसका डीजल नहीं लगेगा। जब डीजल भराने रात में किसान हमारे बेटे ही हैं, और डीजल खाली 2 गाड़ी में भरा रहे थे, पूरी भराए भी नहीं, तब भी 6,000 1 मिनट में चला गया। और इतनी पीछे गाड़ियां चल रही हैं, वो डीजल नहीं लेती, किराया नहीं लेती। शाम को जोड़ो, होटल से लेके खर्चा तक तो 100-200 कम पड़ जाता है, और लोग हमारा हिसाब लेते हैं। लोगों ने कहा कि महान दल के लोग, महान दल के कार्यकर्ता, महान दल के नेता केशव देव मौर्य चंदा लेके भाग गए। मैंने चंदा लिया, आज भी लिया, तब भी लिया था, 2009 में भी लिया। आपकी रैलियों में जितने लोग गए,
सब लोग अपने पैसे से गए, मैंने किसी को पैसा नहीं भेजा था। हाँ, चुनाव के दौरान प्रत्याशी जब आए तो मैंने तब आपको अपने पैसे से नहीं बुलाया, मैंने कहा पैसा भेज देता हूं, गाड़ी कर देता हूं, आप लोग आ जाओ, तब नहीं मेहनत करवाया, क्योंकि प्रत्याशी अपना खर्चा करे, आप क्यों खर्चा करेंगे। लेकिन जब बाकी समय में रैली हुई, कोई भी ऐसी रैली नहीं हुई जिसमें मंच माइक आपके पैसे से नहीं बना। जो कार्यकर्ता तैयारी करे तो उनका बाइकों की डीजल पेट्रोल भी आपने दिया, उन्हें खाना भी इन माताओं बहनों ने खिलाया, रोटी बना बना के खिलाया, अपने घर पे सुलाया आप लोगों ने, और तैयारी करवाई रैली की। उत्तर जौनपुर, सुल्तानपुर, बनारस, जालौन, उधर बिजनौर, मुरादाबाद, पूरे उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ता आपके गांव में आए और रुके, सोए, खाना खाए, वो सब आपने किया। लेकिन मैंने चंदा लिया, सीना ठोक के कहता हूं, समाज के बलबूते महानदल को खड़ा किया। और आज भी महानदल, आज भी मैं जो दौरा कर रहा हूं, समाज के बलबूते किसी अखिलेश यादव, मायावती से या योगी मोदी से पैसा लेकर, सोनिया गांधी से पैसा लेकर मैंने महानदल को कभी खड़ा नहीं किया। इसीलिए मजबूती से बात कह पाता हूं, इसीलिए सबसे लड़ पाता हूं। मैंने समाज से पैसा लिया, लेकिन उन नालायकों को जवाब देने आया हूं। कहा मैं भाग गया, चंदा लिया? क्या महानदल के कार्यकर्ताओं ने आपसे धर्मशाला स्कूल बनवाने के लिए चंदा लिया था क्या? बोलो हाँ या ना। नहीं लिया था। क्या हम लोगों ने, महानदल के लोगों ने आपकी बेटी की शादी करने के लिए पैसा लिया था? नहीं। क्या सड़क नाली बनवाने के लिए पैसा लिया था? नहीं। किस लिए लिया था? कि हम महानदल को चलाएंगे, अपनी पार्टी खड़ी करेंगे, जैसे बसपा खड़ी हुई, जैसे सपा खड़ी हुई, हम भी अपनी पार्टी खड़ी करेंगे और आपके बच्चों को हक, अधिकार और न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। तो क्या हम उसे बंद करके सपा बसपा भाजपा मंत्री बनने चले गए क्या? बोलो गए क्या? सब लोग बोलो गए। क्या हमने एक दिन के लिए महानदल को बंद किया क्या? क्या हम किसी लालच में किसी पार्टी में गए क्या? तो अब जब हम किसी पार्टी में नहीं गए, लगातार महानदल चला रहे हैं। उसके अलावा हमने किसी से, हम इस देश से पाकिस्तान तो नहीं चले गए, ईरान चले गए, भूटान चले गए, हाँ, अफगानिस्तान चले गए। कहां गए? अरे तब जब हम चंदा लिए थे सबसे ज्यादा 2009-10 में, तब हम फरीदाबाद में रहते थे, हरियाणा प्रदेश। अब तो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आगरा में। नजदीक है कि भाग गए? बताओ, बोलो भाग गए क्या? तो झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? उल्लू बनाते हैं कि नहीं बनाते? बोलो उल्लू बनाते हैं कि नहीं? हम कहीं नहीं भागे। हमारे परिवार का कोई भी, चाहे हमारे पत्नी हो, चाहे हमारे 2 बेटे हो और अब 2 बहुएं भी, उनमें से कोई भी एक दिन के लिए भी सपा बसपा भाजपा में राजनीति करने नहीं गया। हाँ, गठबंधन हुआ था, सुमन जी और हमारे बेटे प्रकाश दोनों लोग चुनाव लड़े, सपा के सिंबल पर लड़े, लेकिन महानदल और सपा का गठबंधन था। हम चाहते तो महानदल से भी लड़ सकते थे, लेकिन हमें लगा कि महानदल का सिंबल फिक्स नहीं, ऑटो रिक्शा छीन चुका। अब अगर नए सिंबल पर लड़ेंगे तो 10 दिन पहले मिलेगा, हो सकता सिंबल ना पहुंचा पाए, हार जाएंगे। तो जीतने के लिए लड़ा था, लेकिन हम उनके गुलाम नहीं, हम उनके एजेंट नहीं। तो हमारे परिवार के लोग, हम कहीं भी आपको छोड़कर, आपके बच्चों की लड़ाई छोड़कर, कमजोर करके किसी पार्टी में नहीं गए। इसलिए ये बात बताओ, सब लोग एक बार जवाब दो, ये आरोप झूठा है कि महानदल वाले चंदा लेके भाग गए? आरोप झूठा है कि नहीं? झूठा नहीं। दूसरा आरोप लगाते हैं कि महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करोड़ों रुपया ले बना लिए। आप तो मेहनत से कमा कमा के खून पसीने पैसा दे रहे हो, और महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करोड़ों रुपया बना लिया। तो बताओ किसके पास हिसाब? मैं इन्हीं नालायकों के लिए, इन्हीं हरामखोरों के लिए गाली मुंह से निकलती है। मैं थोड़ा शरीफ हूं और माता बहनी बैठी हैं, नहीं तो मां बहन की ने गाली देता इन नालायकों को। कहा तुम्हारे पास क्या हिसाब है? और तुम्हारे लिए, इन नालायकों के लिए भी मैंने कसम खाई थी, खासगंज के मंच पे, बदायूं के मंच पे, हाथरस के मंच पे, जालौन के मंच पे, पूरे उत्तर प्रदेश के मंच पे मैंने बार बार कसम दोहराई कि समाज के लोगों, ये सपा बसपा भाजपा के कुत्ते और उनके पिल्ले जो अपने समाज के हैं, वो अपने फायदे के लिए कि महानदल मर जाओ, हम विधायक बनते रहे, बिना मलाई खाते रहे, ये झूठ बोलेंगे आपको।
आरोप लगाएंगे। इसलिए मैंने कसम खाई थी कि मैं केशव देव मौर्य शपथ लेता हूं कि अपने नाम, अपनी पत्नी बच्चों के नाम महान दल में से जो आपने पैसा दिया, जो आपके माध्यम से पैसा आएगा, चंदा आएगा, सहयोग आएगा, प्रत्याशियों के माध्यम से आएगा, कहीं से भी सहयोग चंदा आएगा, उससे झंडा बनवाऊंगा, पोस्टर बनवाऊंगा, महान दल को मजबूत करने के लिए दिन रात घूमूंगा, गाड़ी घोड़े लेके दौरा करूंगा, लेकिन अपने पत्नी बच्चों के नाम 1 रुपए की संपत्ति नहीं बनाऊंगा। और अगर कोई सिद्ध कर देगा, सुनिए, आप लोग सुन नहीं रहे, आप लोग सुनिए, और फिर कहा था कि अगर कोई सिद्ध कर देगा, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कोई सिद्ध कर देगा कि केशव देव मौर्य ने सपा से, बसपा से, भाजपा से पैसा लेकर, महान दल के नाम से लेकर पैसा, या आप लोगों के चंदे का दुरुपयोग करके महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना मकान बनवा लिया, दुकान बनवा ली, बिजनेस बनवा लिया, करोड़ों का स्कूल खोल लिया, फैक्ट्री खोल ली, कोई सिद्ध कर देगा तो केशव देव मौर्य पेट्रोल डालकर अपने आप को जला लेगा। कहा था नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? आज भी मैं खड़ा हूं और इसीलिए गांव गांव जा रहा हूं। क्या हो तुम, अगर तुम्हारे पास हिसाब किताब है, आओ बताओ कहां मैंने क्या करोड़ों में बना लिया, स्कूल बना लिया, फैक्ट्री बना लिया, कोई बिजनेस बड़ा खड़ा कर लिया। आओ तुम दिखाओ, मैं तुम सिद्ध कर दोगे। गुलाबगढ़ी में आ जाओ, बताओ गुलाबगढ़ी के लोगों, क्या मैं चोरी से आया हूं? क्या कल से टाइम टेबल नहीं सोशल मीडिया पे फैला है, फेसबुक पे, कि आज केशव देव मौर्य महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष फला 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 गांव में इतने बजे जाएंगे? तो आप सबको पता है, तो उन नालायकों को क्यों नहीं पता? आना चाहिए ना, क्यों बेटा, आना चाहिए ना, लेकिन कोई नहीं आया। और अगर आप चलो, हो सकता है आ रहे हो रास्ते में लेट हो गए हैं, तो आ जाने दो, अब मैं दूसरे गांव में जाऊंगा, लेकिन आ जाए तो उन्हें बैठा लेना और कहना ससम्मान, पानी पिलाना, चाय पिलाना, और कहना कि बैठो, हम केशव देव मौर्य जी बुला रहे, मैं यही हूं। सारा प्रोग्राम कैंसिल करके वापस गुलाबगढ़ी आ जाऊंगा, और 1 दिन 2 दिन जितना दिन हिसाब करेंगे मैं उनके साथ बैठूंगा। और अगर वो सिद्ध कर देंगे तो आपको, इन माताओं बहनों को, इन बेटियों को, आप सबको वचन देता हूं कि कोई अगर सिद्ध कर देगा केशव देव मौर्य ने 1 रुपए की संपत्ति महान दल के चंदे से निकालकर बनाया, महान दल के मजबूत करने के अलावा दूसरा कोई काम किया, अपनी पत्नी के गहने बनवाए, सोन कोई सिद्ध कर देगा कि उसका पैसे का उपयोग अपने निजी खर्च में लिए। हाँ, ये सच है, ये कुर्ता आपके चंदे के पैसे का, ये माइक आपके पैसे का, ये गाड़ी, ये डीजल, ये झंडे, ये बैनर, ये स्टिकर, ये कैमरा, ये सब आपके पैसे का, ये सब आपके चंदे से, क्योंकि ये महान दल को मजबूत करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, ऐसे तो लूंगा ही। इतना ही नहीं, अखबार में, टीवी में, जहां भी जरूरत पड़ती है उससे विज्ञापन भी देता हूं आपके पैसे से, जिससे महान दल मजबूत हो। बाइक खरीदी 150 मैंने सभी कार्यकर्ताओं को दिया। 4 व्हीलर, उस समय 17 4 व्हीलर खरीदी, एक दिन में 3 सफारी नई खरीदी थी, सब आपके पैसे से। लेकिन वो धीरे धीरे खराब हो गई। आप इनके गुमराह, इनके बहकावे में आ गए। पहले सहयोग देते थे, चंदा देते थे, और हमारा काम बहुत अच्छा चलता था, हम दिन रात रैली करते थे, और धीरे धीरे इन नालायकों ने हमारे खिलाफ जहर फैला दिया, और आप उससे बहक गए, सहयोग मिलना बंद हो गया, तो हम सारी गाड़ियां खत्म हो गई, कार्यकर्ता धीरे धीरे पैदल हो गए। अब कुछ लोगों ने अपनी खरीद ली, जैसे जेपी जी मजबूत आदमी है भाई, सेठ आदमी खरीद ली, तो वो चल रहे हैं। हमें दहेज भी मिल गई, हमारे बेटे की शादी हुई, हम भी चल रहे हैं। वो जो लड़की जिसके शादी हुई, छोटे वाले बेटे की, अपने समाज की नहीं है, अग्रवाल समाज के, उनसे शादी हुई, तो वो उस लड़की के नाम से वो गाड़ी है। फायदा हम उठा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, आपकी किराया भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो फायदे में हो गई। हम दहेज नहीं मांगते, लेकिन चूंकि वो लड़की खुद कमाती 1.5 लाख रुपया महीना, तो उसने अपने लिए गाड़ी खरीद लिया, तो अपना चलती है, वो भी जाती है, हम भी, अब जो खड़ी है तो हमारे हैं। तो कुल मिला के हमने कहीं भी समाज के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया, अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया। तब भी हम फकीर थे, आज भी हम फकीर हैं। लोग थोड़े दिन में नेता स्कूल कॉलेज बना लेते हैं,
कुछ लोग मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बना लेते हैं। हम आज तक प्राइमरी स्कूल नहीं बनाए। आपके गांव में छोटा मोटे प्रधान और बीडीसी वो भी प्राइमरी एक मॉन्टेसरी स्कूल खोल लेते हैं। हम वो भी नहीं किए कि कोई आरोप न लगने पाए। हमने कोई काम नहीं किया, कोई बिजनेस, कोई व्यापार, कुछ नहीं। हमारा बिजनेस व्यापार कुल आप हैं। आप सहयोग देते, चंदा देते तो अच्छा खाता हूं, नहीं देते तो खराब खाता हूं, लेकिन चलता आपके पैसे से हूं, काम करता हूं आपके पैसे से। हमारे घर में चूल्हा आपके पैसे से जलता है, ये सच है। तो कुल मिला के मैं आज ये बताने आया था कि कोई हिसाब करने वाला आएगा, उल्लू बनाने वाला है मेरे भाइयों, मेरे पिता तुल बुजुर्गों, तो उससे अब क्या दवाई आपको करनी है, दवाई आप जानते हैं। आप कीड़ा मारने बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपकी फसल 1000, 2000, 10,000 देगी। अगर वो खराब हो रही हो तो आप कीड़ा मारने की दवाई डालते हैं। और ये जो फसल है महानदल की, ये जिस दिन पक गई, जिस दिन मजबूत हो गई, आपने सारे कीड़े मसल दिए, उस दिन ये आपको हक दिलाएगी, अधिकार दिलाएगी और न्याय दिलाएगी। आपको ये वो मिलेगा जो यादव समाज को मिला। नौकरी सारी, जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, पुलिस की भर्ती निकाले, वो मुख्यमंत्री तो खुद निकाले। पिछड़ी जाति में हम लोग भी आते हैं, पाल भी आते हैं, लेकिन हम लोगों को एक भी नौकरी नहीं मिली। कौन ले गया नौकरी? सब एक ही बिरादरी को दे दिए नेताजी, लेकिन उनकी गलती नहीं, गलती आपकी है। आप तैयार नहीं थे। वो अगर अपना घर बना के मजबूत हो सकते, 8% वोट उनका है, तो आपके पास तो 14% वोट है। आप क्यों नहीं तैयार हुए? आपकी तैयारी खेती की थी तो खेती करो। उनकी तैयारी दूध के साथ साथ राजनीति में भी थी। अभी अखिलेश यादव जी आ जाए आज उत्तर प्रदेश, यहां आकाशगंज में, जिसके पास, जिस यादव के पास जो भी गाड़ी होगी, सब में डीजल डाल डाल के, कोई 100 किलोमीटर उनके साथ चलेगा, कोई 50 चलेगा। जिसकी टूटी होगी वो भी धक्का मार के चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? तो वो राजा बनने के लिए दिन रात परेशान है, और हम राजा बनने के लिए परेशान नहीं। हम इसमें परेशान हैं कि हम अपने भाई को इस पार्टी से सांसद बना ले, इस पार्टी से विधायक बना ले। आपको सोचना चाहिए कि जो भाई सपा में विधायक बनेगा, वो क्या अखिलेश यादव से बड़ा हो जाएगा? क्या वो बहन जी से बड़ा हो जाएगा बसपा में जाके? क्या तो नौकर ही तो रहेगा, गुलाम ही तो रहेगा। केवल आपके बीच में केशवदेव मौर्य है जो अपने बलबूते खड़ा होना चाहता। मैं अखिलेश यादव का, मायावती का, या मैं मोदी योगी का या सोनिया गांधी जी का एजेंट बनकर मंत्री विधायक बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं अपने बलबूते राज करना है, राज करना है। अब राज मिले न मिले वो तो आपके ऊपर, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। जो हमारे हाथ में है वो मैं लगातार कर रहा हूं। मैं इधर उधर दाहिने बाएं नहीं हुआ। जैसे अर्जुन की नजर चिड़िए का आंख पे थी, मेरी नजर हमेशा सत्ता पर रही। मैंने कभी दाहिने बाएं इधर उधर नहीं देखा। और दूसरा काम मैंने किया, हमारे समाज के साथ कहीं भी अन्याय हुआ, दूसरों को, पाल को, प्रजापति को, यादव को, मुसलमान को कहीं भी अन्याय हुआ, उनकी भी आवाज मैंने उठाई। किसी की आवाज, जिसके साथ अन्याय हुआ, मैंने सबका सम्मान किया, सबकी आवाज उठाई। लेकिन महान जहां तक समाज का मामला रहा, वहां तो मैंने खून पसीना बहा दिया और लड़ पड़ा, चाहे मुझे जेल हो चाहे फांसी, इसकी चिंता मैंने नहीं की। यही आपके जिले में करमवीर साक्य राजा रिजौला, थाना कौन सा बताए थे? सुनगढ़ी, पटियाली विधानसभा, सुनगढ़ी थाना और राजा रिजौला गांव। करमवीर साक्य वो यहां एक बसपा से विधायक हुए थे अमापुर में, साक्य जी, और बाद में भाजपा से विधायक हुए पटियाली में। अब विधायक नहीं। ये इनका रिश्तेदार था, इनके मौसेरे भाई का बेटा, सगे मौसेरे भाई का बेटा, और उन्हीं विधायक जी के दम पर इन्हीं के चुनाव। क्या करो भाई, आप क्या करो? बार बार इशारे क्यों करो? क्यों इशारे करो? भैया आपसे पूछ रहे, बच्चों को चुप मत करो, नहीं किसी को मत बैठाओ। आप बैठ जाएंगे सब लोग। बार बार इशारा करोगे तो लोग आपका इशारा समझेंगे, बीच में डिस्टर्ब। आप मंच पे बैठे हो, समझ लो खाली बैठे हो मूर्ति के रूप में। अगर थोड़ा बहुत बोलना है तो पीछे बैठिए,
एकदम कोई मंच पे एकदम आवाज नहीं होनी चाहिए, सुनने के लिए लोग बैठे। और मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए उतनी समय में अपनी बातें सारी रखना चाहता हूं। तो ये विधायक जी के रिश्तेदार थे, और जब चुनाव हुआ 2017 का, उस समय हमने एक प्रत्याशी लड़ा दिया। तो जब प्रचार करने हर गांव में गए, तो हमारे कार्यकर्ता उनके गांव में गए, राजा रिजौला में, तो चूंकि इनका रिश्तेदार था करमवीर साहब, और शरीर से 6 फीटा मजबूत, और 3-4 भाई है मजबूत, इन लोगों ने महान दल के कार्यकर्ताओं तो जूते से मारा, ये कह के कि तुम हमारे भाई को हराने आए हो, विधायक जी को, और भगा दिया मार। ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन वो उसी विधायक जी को अपना चुके। विधायक जी हमारे भैया हैं, चाचा हमारे विधायक हैं, इस ताव में रहता था। मामला थोड़ा बढ़ गया, वहां गांव में ठाकुरों की संख्या ज्यादा, उन्होंने उसे चाकू मार दिया, कस्बे में, मतलब उसी राजा रिजौला कस्बे में थोड़ा मार्केट है, वहीं चाकू मार दिया। 18 चाकू, रामपुरी 9 इंच का चाकू, पूरा पेट फाड़ डाला, 18 चाकू मारा। उसे मरा समझ के छोड़ के गए। आधे घंटे बाद परिवार को पता चला, उसे उठा के ले गए अलीगढ़, लेकिन उसकी किस्मत, उसके बच्चों की किस्मत बच गई। लेकिन जब उन लोगों को लगा कि ये पहले कि हम तो मार दिए हैं और मर गया, तो गवाही कोई तीसरा आदमी देगा, और गवाही अगर एक आदमी को मार दो तो दूसरा कोई पड़ोसी देखा भी होगा तो गवाही नहीं देता कि कल हम आपका अगर मुसीबत में फंसे, ये उनको मार सकते हैं तो हमें भी मार सकते हैं, इसलिए कोई मुसीबत में नहीं फंसता। तो उनको लगा, उन ठाकुरों को लगा कि हम चाकू मार दिए हैं दिन दहाड़े, कोई गवाही नहीं करेगा। लेकिन जब इन लोगों ने सुना को बच गया, तब पूरा घर घेर लिया, निकलने नहीं दे रहे थे। इनके पिताजी को बंधक बना लिए घर में, कहे कि दवाई इलाज करने तभी जाओगे जब सुलह कर लोगे। उसे इसलिए दबाव बनाए क्योंकि 302 जब मर्डर हो गया तो गवाही कोई और करेगा, लेकिन अगर वो बच गया तो 307 हो गया। अब तो धाराएं बदल गई, लेकिन पुराने धारा के साथ बताया 307 माने अटेम्प्ट मर्डर, माने हत्या का प्रयास। उसमें हम बच गए तो हम खुद ही गवाह करेंगे, हमें किसी ने मारा, हम तो खुद ही बता रहे हैं ना। तो इसलिए अब उन्हें लगा कि हम फंस जाएंगे, कोर्ट में बाद में दिक्कत आएगी। तो उन्होंने कहा सुलह करो, FIR में नाम बदलो, हमारा जो नाम लिखे उसमें बदल दो कि हम देखे नहीं कि कौन मारा, और तब छोड़ेंगे। राइफल लेके पूरा गांव घेर लिए, लेकिन वो किसी तरह चोरी से आए अपने विधायक रिश्तेदार के। मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा नहीं, विधायक जी हमारा रिश्तेदार है, वो देख लेंगे, आप अगर मदद करेंगे हमारी, आपसे मदद लेंगे तो नाराज होंगे। हमने कहा विधायक की मदद नहीं करेंगे। कहन क्यों, हमारे रिश्तेदार है सके। हम कहे आपके रिश्तेदार जरूर, लेकिन भाजपा विधायक है, और भाजपा ठाकुरों की पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी, बाकी लोग वोट कितना दे दो, पार्टी उन्हीं की, तो उसके खिलाफ बोल नहीं पाएंगे। हमारा नंबर सेव कर लीजिए, जरूरत अगर वो कर देंगे मैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हमें फोन करिएगा। जब गए, एक दिन गए उनके यहाँ सुबह, तो उन्होंने कहा अच्छा भाई SP साहब बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। 2 घंटे बाद गए, 3 घंटे बाद गए, शाम को गए तो जिद पे आ गए, ये आप सरकार हो, हमें वो परेशान करें गांव में। तो उन्होंने अपने गनर से अब इनको धक्के मरवा के घर से निकलवा दिया, जाओ हम तुम्हारे कहने से राजनीति करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, भगा दिए। तब हमें रोते हुए फोन किए करमवीर के पिताजी, यही हैं बगल में गांव, आप चले जाइए, पता कर लीजिए। मैं झूठ बोल, मैं जो भी यहां बात कर रहा हूं उसमें अगर 10% भी झूठ निकल जाए, 1% भी झूठ निकल जाए, तो आप जो सजा देंगे मैं भोगने के लिए तैयार, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर उन्होंने हमें फोन किया, हमने कहा आप क्यों परेशान है, रो क्यों रहे, हमें लगा करमवीर को कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं करमवीर ठीक है। तो हमने कहा फिर क्यों रो रहे, कहने ये बात है, मैं भगा दिया धक्के देकर, वो लोग ठाकुर लोग हमें बंदूक लेके घेरे हुए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं देखता हूं, आप घर जाओ। मैंने तुरंत SP को फोन किया, SP साहब से कहा गुंडई करवाओगे क्या, मतलब वो चाकू भी मारेंगे और निकलने भी नहीं देंगे, सुलह के दबाव बनाएंगे और आप घर बैठे रहेंगे। SP तुरंत भेजा मैंने JP जी को, और मैंने कहा SP साहब आप जानते नहीं मुझे, आप अपने स्टाफ से पूछ लीजिए, आप नए नए आए होंगे, आप नहीं जानते कि मेरे आने पर कितने लोग जुटेंगे न्याय दिलाने के लिए। और मैं नेता, छोटा मोटा विधायक मंत्री मत समझिए मुझे, मेरे आने पर पूरा कासगंज के साथ के लाखों की संख्या में आपका ऑफिस घेरेंगे,
बताओ, मैं आता न्याय दिलाने तो आप लोग ना जाते क्या? सब जाते। तो पूरा ट्रैक्टर भर के जाम कर दूंगा मैं। आप पूछ लीजिए स्टाफ से। तो उन्होंने पूछा मेरे सामने ही कि महानदल क्या बवाल है। अरे कहा साहब बड़ी भीड़ जुटती उनकी, वो आते हैं महानदल के राष्ट्रीय महानदल राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आएंगे घेरने। अरे कहा साहब निपटाइए जो निपटता, तुरंत जो है पीएससी लगवाई गांव में। उसके अलावा सबको अरेस्ट करवाए 48 घंटे के अंदर। और जो मेन था टुंडा सिंह का नाम था, टुंडे सिंह, जो मेन था जिसके वजह झगड़ा हुआ था और जिसने चाकू मरवाया अपने दोस्तों के साथ, उसको पुलिस ने गोली मार दिया। वो भाग के रहा था, मिल नहीं रहा था, कई बार पुलिस को चकमा दिया, गोली भी चला दिया पुलिस के ऊपर, तो पुलिस ने उसे मार दिया गोली। और वहां जो जेल गया, लापरवाही किया और सड़ गया उसका पैर और उसको हो गया गैंग्रीन और मर गया। आधा न्याय तो तभी हो गया। और बाकी सब के सब जेल में आज तक छूटे नहीं। चाहे पानी वाला मैया हो, जहां यादव समाज के 4 लड़कों ने हमारी कुशवाहा समाज की बेटियों को स्कूल जाते समय गन्ने के खेत में खींच लिया और नंगा कर दिया और बलात्कार कोशिश की, वो तो बगल के मुसलमान समाज के लोगों ने बचा लिया। लेकिन 2 महीना तक, उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उस समय संभल का डीएम यादव, संभल का एसपी यादव, सीईओ यादव, थानेदार यादव, 2 महीना तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई। ये लोग दौड़ते रहे, हमसे जुड़े हुए लोग नहीं थे, महानदल को जानते नहीं थे। बाद में जब पता लगा तो मैंने डीएम साहब बात की और एफआईआर दर्ज करवाई और सबको जेल भिजवाई। रमेश यादव के परिवार ने प्रेमचंद कुशवाहा को, पूरे परिवार को मारा, जिसमें प्रेमचंद तो बच गया, उसकी पत्नी 3 महीना कोमा में रही, उसके बेटी की मौत हो गई, उसमें भी कोई नहीं बोला। मैंने उसको भी न्याय दिलाया। आपके बदायूं में अभी 4 महीना पहले एक छोटी सी 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची गुड़िया होती है, मासूम होती है, उसे कुछ पता नहीं। 6 साल की बच्ची जिसे हम लोग गोद में खिलाते हैं, उसे भी एक पापी ने, वीरेश यादव ने, खेत में छुपा था। जैसे खेत आप लोगों का है और खेत भी है और घर भी है, तो खेत सटा था, मक्का बोया था और वो खेलती हुई खेत के पास गई और वो अंदर छुपा था पापी, पुराना हिस्ट्री सीटर गुंडा वीरेश यादव, और मुंह दबा के खींच ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। खून से लथपथ हो गई गुड़िया और उसका गला भी दबाया, सोचा मर गई, लेकिन इसका दुर्भाग्य था कि बच्ची बच गई। पता लग गया, तुरंत जेपीजी ने एडमिट करवाया और एडमिट किया मेडिकल कॉलेज वालों ने, लेकिन दूसरे दिन ये छुट्टी दे रहे। क्यों भैया? जिस छोटी सी बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, उसके सारे कितने चोट उसके अंदरूनी अंगों में लगे होंगे, कितना तकलीफ उसे रही होगी, लेकिन कौन कहे इलाज करने की दूसरे दिन छुट्टी कर रहे थे। क्यों दूसरे दिन छुट्टी कर रहे थे? क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव ने बनवाया था धर्मेंद्र यादव के देख रेख में, तो उसमें कर्मचारी भी वही होंगे ज्यादातर। क्यों? वही तो होंगे। तो उन्हें लगा कि अगर जल्दी छुट्टी कर देंगे तो ये मुकदमा कमजोर होगा, अब ज्यादा दिन रह जाएगी तो मुकदमा बड़ा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने दूसरे दिन छुट्टी करना शुरू किया। हमें जेपीजी ने बताया, मैंने डीएम साहब फोन किया और डीएम बदायूं को धन्यवाद देता हूं मैं इस मंच के माध्यम से आपके गांव गुलाबगढ़ी में, कि डीएम बदायूं ने मुझे तत्काल फोन उठाया और मुझे बहुत सम्मान से सारी डिटेल बताई कि मैं गवाह, मैं जो है क्या हुआ डीएम साहब ने बहुत सम्मान से, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, बोलने दीजिए। डीएम साहब ने बहुत सम्मान से मेरा फोन उठाया, सब डिटेल बताई कि मैं उसे जल्दी अरेस्ट भी कर लूंगा। तो मैंने उनसे कहा एक निवेदन है। कहन क्या? हमने कहा 2 दिन में मेडिकल कॉलेज वाले छुट्टी कर रहे हैं उस बच्ची की। कहना ऐसे कैसे कर रहे हैं? कौन कर रहा है? हमने कहा कोई डॉक्टर बोल रहे थे। कहना मैं अभी सीएमओ को डांटता हूँ, और सीएमओ को उन्होंने डांटा। सीएमओ का 10 मिनट बाद मेरे पास फोन आ गया, मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी है, जब चाहेंगे जेपीजी सुना देंगे। सीएमओ की रिकॉर्डिंग नहीं, डीएम साहब की है, चूंकि सीएमओ ने वॉइस कॉल किया, वो रिकॉर्ड नहीं होता। उन्होंने मुझे फोन किया सीएमओ ने, और सीएमओ ने कहा कि नहीं सर, जिसने किया था उसे मैंने बहुत डांटा और उसके खिलाफ जांच बैठा दी, और आपको जब विश्वास दिलाता हूं, जब तक परिवार के लोग उनके पिता लड़की के नहीं कहेंगे तब तक हम उसको इलाज करेंगे। और मैंने उसे अलग कमरा भी दे दिया
उसके लिए दूध की व्यवस्था, फल की व्यवस्था सब करवा दिया। और कोई भी उसका किसी तरह का भी इलाज में लापरवाही नहीं होगी। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मेरा नंबर आप मुझे फोन कर लीजिए। मैंने कहा ठीक। और उन्होंने बहुत विधिवत इलाज किया। और बदायूं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा दर्ज चलाकर 3 महीने के अंदर ही उस पापी को आजीवन कारावास की सजा दिलवा दी और जेल के सलाखों में भेज दिया। और अब आप बताइए कि अगर उस समय इतने लोग थे समाज में, यही सांसद हैं एटा के सांसद हैं साक्य जी। आंवला जहां घटना घटी, शेखुपुर आंवला में पड़ता है, शेखुपुर के सांसद साक्य जी। बगल में फरुखाबाद है, वहां के भी 4000 से हार गए सांसद साक्य जी, तो वो भी सांसद माने जाएंगे। ये सब लोग यही गंज डुंडवारा में धम्म यात्रा निकाल रहे थे जब बच्ची अस्पताल में थी। और बगल में 15 किलोमीटर दूर कादर चौक है जहां वो घटना हुई। 15 किलोमीटर दूर जाके उस बच्ची के लिए न्याय यात्रा नहीं निकाल पाए और अपने फंड से, जहां इनके पास करोड़ों का फंड है, उस बच्ची के परिवार को ये लोग 2-4 लाख रुपए भी नहीं दे पाए। और कोई बोला भी नहीं। क्यों? क्योंकि अपराधी वीरेश यादव था। बोलते तो अखिलेश यादव जी चमड़ा निकाल लेते, इसलिए नहीं बोले। इसलिए अखिलेश यादव जी सब मौर्य लोगों से प्यार करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। केशव देव मौर्य हमेशा उनकी दुश्मनी रही। गठबंधन भी किया तब भी नफरत ही निभाई। कासगंज में हमसे रैली न करा के स्वामी प्रसाद मौर्य से रैली कराना। बताओ, स्वामी प्रसाद मौर्य कहने कोई वोट देगा कि महानंदल कहने वोट देगा? लेकिन आपको पता, उन्हें नहीं पता। तो कुल मिलाकर ये अन्याय जितने भी हुए, चाहे देवेंद्र साक्य के साथ रहा मामला, चाहे शीला मौर्य आजमगढ़ की, ब्राह्मणों ने उसकी जमीन कब्जा करने की नीयत से उसके ऊपर मुकदमा कर दिया, उसे 2 बार थाने में पिटवाया। उसके बावजूद जब हार नहीं माने वो परिवार, उसका पति, पता नहीं क्या नाम था, अभिमन्यु मौर्य, वो उसने कहा नहीं, अपनी जमीन नहीं जाने देंगे, हम लड़ेंगे। तो उसे घेरे रास्ते में मारने के लिए वो तो कूद के तालाब में भाग गया। तो उसने सोचा हमारी बीवी 40-45 साल की 2 बच्चों की मां, मुझसे कोई नहीं कुछ करेगा कि भाई औरत को कोई मारेगा। लेकिन इन कायरों ने, तिवारियों ने उसका पहले पेट में चाकू घोंप दिया, उसे खींच दिया, पूरा पेट फाट गया। फिर दोबारा चाकू डाला, फिर काट दिया, मतलब उसका पूरा पेट निकाल दिया बाहर। उसके बाद उसके दाहिनी हाथ पूरा काट दिया, अलग कर दिया। वो बकरे की तरह चिल्लाती रही। लोगों ने बताया हमें, जिन लोगों ने देखा। उसके अलावा फिर उसके बाद उसकी गर्दन काटी। अरे हम कह नालायकों, उसे जान से मारना था, सीधे गला काट देते, कम से कम तकलीफ तो उसे न होती। लेकिन उन लोगों ने उसे तकलीफ देकर बुरी तरह, लेकिन जैसे ही घटना मुझे पता लगी, तैसे मैंने डीएम एसपी दोनों को फोन किया और सबको अरेस्ट करवाए, एक भी नहीं छूटा और सब जेल गए। ये ठीक है कि योगी जी ने बिरादरीवाद किया, ठाकुर ब्राह्मणों की पार्टी बीजेपी, उन्होंने उसका घर नहीं गिराया, लेकिन जेल मैंने सबको भिजवाया। एक के पैर में पुलिस ने गोली भी मारी, जितना हमसे हो सकता था किया। आज आपने केशव प्रसाद मौर्य को, पूरे उत्तर प्रदेश के साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य ने उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबने वोट दिया। उस समय महान दल को सबने छोड़ दिया, आप लोगों ने भी छोड़ दिया। लेकिन मैं आपसे नहीं, आप लोगों ने नहीं छोड़ा, आप लोगों ने वोट दिया था। उस समय हमारे यहाँ सुधीर यादव जी पप्पू प्रत्याशी थे। अच्छा, क्षमा चाहते हैं, अब बदायूं में थे, मैंने वहां कह दिया तो यहाँ निकल गई। आप लोगों ने पूरा का पूरा वोट, उस समय भी हमें 26-27 हजार वोट दिया था। हम आपके लिए, पूरे उत्तर प्रदेश ने केशव देव मौर्य को छोड़ दिया, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया। आज केशव प्रसाद मौर्य, मेरी ताकत अगर नापी जाए तो मुझसे हजारों गुना ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री सरकार में वो अभी यहाँ आए तो 50 सैकड़ों पुलिस आएंगे, साथ में 10 गाड़ी पुलिस की आएगी उसके साथ। वो मजबूत हमसे, पैसे में भी सैकड़ों गुना, हजारों गुना मजबूत, क्योंकि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, उसके पास सैकड़ों करोड़ मंत्री बन के कमा लिया होगा। पैसे में मैं मजबूत है, ताकत में। अगर वो चाहे
अगर वो चाहे तो जानते हैं क्या कर सकता? वो चाहता तो राजा रिजौला में 15 मिनट में ठाकुरों को जेल भेजवा सकता था, वो अगर आता तो। अगर वो चाहता तो शीला मौर्य के हत्यारों को जेल भी भिजवाता, उनका घर भी गिरवा देता और शीला मौर्य के परिवार को नौकरी भी दिलवाता और पैसे भी दिलवा सकता था। वो चाहता तो करमवीर साक्य को मारने वालों को सजा भी दिलवाता और करमवीर का सरकारी खर्चे पे इलाज भी करवाता और उसे 50 लाख 1 करोड़ का मदद भी करवा सकता था, जैसे भाजपा और लोगों को करती, अपने बिरादरी करती, योगी जी जैसे करते। वो चाहता तो बदायूं में बलात्कार वाली परिवार को वो नौकरी दिलवाता और पैसा भी दिलवाता। लेकिन वो गांधी जी का बंदर है केशव प्रसाद मौर्य, कठपुतली, एक शब्द नहीं बोलता। कहीं भी घटना हो जाए पूरे प्रदेश में उससे कोई मतलब नहीं। वो तो है कठपुतली, वो तो है गुलाम। जिन लोगों ने उसे, जब मैंने महादल बनाया और कहा कि मुख्यमंत्री बनाओ अपना, जैसे अखिलेश मुलायम सिंह बने, जैसे मायावती बनी, ऐसे आप महादल को मजबूत करो, कल हम भी सरकार में आएंगे। वो लोगों ने देखा कि भाजपा ने अपने बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दे दिया, तो उन्होंने सोचा छोड़ो यार केशव मौर्य को, छोड़ो महादल को, ये पता नहीं कब सरकार में आएंगे कि नहीं आएंगे, हम मौका मिला बना ले। लेकिन उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि मुलायम सिंह अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, समाजवादी पार्टी के, अपने बिरादरी के मालिक थे, नेता थे। बहन जी भी अपने पार्टी की मालिक थी और नेता थी। और जिनको आप बनाने जा रहे हो मुख्यमंत्री, वो तो भाजपा वालों का एजेंट है, गुलाम है। और उसे बनाया क्यों? केवल महादल को कमजोर करने के लिए। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया था। पहली बार महादल को रोकने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। गर्मी लग रही है, आप लोगों की लग रही, हमें तो चूंकि बोल रहे हैं तो ज्यादा लग रही है। तो पानी है क्या? पानी देना, कोई बात नहीं, वैसे दे दो, आराम से हड़बड़ाओ मत, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। बोतल तो मत पीना, ये मेरी। तो बीजेपी के लोगों ने, और आप कुछ लोग कहते हैं, एक बात और कहते हैं कि यार 17 साल हो गया केशव मौर्य झूठ मूठ पार्टी बनाए, कुछ कर नहीं पा रहे। ये बात आती है। एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर इस सवाल का मैं जवाब देता हूं। इस सवाल का जवाब दे के जाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक सवाल है। उस सवाल का जवाब आ जाने के बाद इस सवाल का जवाब देना ठीक रहेगा, उसके पहले जवाब देना ठीक नहीं रहेगा। तो यहां जो लोग बैठे हैं वो सभी लोग सवाल का जवाब देंगे मेरे? गुलाबगढ़ी के लोग हाथ उठा कैसे सवाल का जवाब देंगे? मुंह से देना पड़ेगा। तो सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठा बताइए, सवाल का जवाब देंगे? मुंह से बोलो भी, खाली हाथ से थोड़ा बोलो। सीधे आप बैठिए, पहले बताइए। आप लोग भी तो नहीं बोल रहे हैं, नहीं आप लोग भी तो सवाल। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सवाल का जवाब ना आए तब नहीं, हम अंग्रेजी, गणित का, इतिहास का, भूगोल का सवाल नहीं पूछे। हम समाज में जो हो रहा है वो सवाल, और मुझे पता है कि उस सवाल का जवाब यहाँ बैठे सबको आता, सबको। और जिसको आता है, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, जिसको आता है वो तो जवाब देगा कि नहीं देगा? बोलिए एक बार, जवाब देंगे? नहीं, ऐसे नहीं, जैसे नारा लगाए थे मजबूत आवाज में। आप लोग क्यों नहीं बोलोगे? अच्छा, आप लोग कार्यकर्ता बोलिए महान यहाँ। और जवाब केवल देना है, जानते हैं किसको? जो गुलाबगढ़ी के लोग हैं और कहीं के एक आध गांव जो लोग और हैं, महादल के कार्यकर्ता जो हमारे साथ गाड़ियों में बैठ के आए, जो कल परसों से हमारे साथ चल रहे हैं, वो कोई लोग जवाब नहीं देंगे। इसलिए वो तो रोज वही सुन रहे हैं, वही जवाब फिर दे देंगे। तो लोग कहेंगे, आप एक आदमी वही जवाब देगा तो आप लोग सुन के वही जवाब देंगे, इसलिए वो जवाब नहीं देंगे। उनको एकदम से छूट नहीं है जवाब देने की। हाँ, गुलाबगढ़ी के लोग जो हम मंच पे हैं और जो पहले हमारे साथ पहले किसी रैली में नहीं गए, किसी गांव में नहीं गए, वो सब के सब लोग नीचे और ऊपर सभी लोग जवाब देंगे। महादल कार्यकर्ता को जवाब नहीं देगा जो हमारे साथ गाड़ियों में चल रहे, ठीक है?
आप सभी लोग जवाब देंगे। सवाल क्या है, और मुझे पता है जोर से आप लोग सब लोग पूरी ताकत से चिल्ला कर जवाब देंगे, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग फिर से करना है भाई। वो लाइव चल रहा है, सब पूरे प्रदेश में जा रहा है। तो आप लोग जोर से हाथ उठा जवाब देंगे तो सबको लगेगा आपने जवाब दिया। और अगर मैं अकेले बोलता रहूंगा लगेगा आपके अकेले नेताजी अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, तो वो ठीक नहीं। तो इसलिए आप सभी लोग जवाब देंगे। आप लोग भी थोड़ा सा और इधर कुर्सी कर लीजिए, जिससे आप लोग भी फ्रेम में आ जाए। या वो खाली कुर्सी, उस पर बैठ जाइए, उस पर कुर्सी बैठ जाइए, सामने है ये, सामने बैठ जाइए। 2 कुर्सी इधर खाली है, चलिए कोई बात नहीं, कहीं भी बैठ जाइए, चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए। तो सवाल ये है, सवाल बहुत सिंपल था। 15 साल पहले, लगभग 15-16 साल पहले आपके बीच में महान दल आया। जब महान दल नहीं था आपके बीच में, जब महान दल आप ना जानते भी नहीं थे, तब भी आपके पास वोट था, विधायक मंत्री बनाते थे आप, बिरादरी भी बनाई। लेकिन तब महान दल जब नहीं था, तब शाक्य समाज मजबूत था। या 15 साल बाद जब महान दल टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा आपके बीच में है, तब शाक्य समाज मजबूत होता दिख रहा है। पहले समाज मजबूत था 15 साल पहले, या आज समाज मजबूत दिख रहा है? जोर से बोलिए सभी लोग। पहले समाज, एक बार फिर से सब लोग साथ में बोलिए कि पहले महान दल मजबूत था, पहले समाज शाक्य समाज पहले मजबूत था, या आज जब महान दल आपके बीच में है तब शाक्य समाज मजबूत दिख रहा है? आज दिख रहा है। आज कमजोर हो गया। हाँ, वो तो आप घोड़े पे हैं, मतलब नहीं, पूरा समाज दूसरी तरफ, आप तो घोड़े पे हैं। हाँ, केवल आप सही कह सकते हैं, हम तो सही जानते हैं। पूरा गांव सही नहीं जानता भैया, आप सही जानते हैं, और आपसे ज्यादा सही कोई हो ही नहीं सकता। अरे इस समय तो आप भगवान बुद्ध को भी पढ़ा सकते हो, हमारी औकात क्या। अब चुप रहो, हो गया बस। बेमतलब की बातें नहीं पसंद है, समझा दिया। उधर बैठिए, चलिए उधर बैठिए, पीछे उधर बैठिए, उधर बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए, हो गया। हंसी मजाक नहीं है, हम करने आए, हम वोट मांगने नहीं आए। तू नाराज हो जाओगे, हमें नहीं दोगे, मत देना। हमें ज्यादा नाराज होने, खुशी होने से किसी मतलब नहीं। हाँ ठीक है, हम फिर अपनी बात पे आते हैं। तो हम उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, फिर से सवाल दोहरा देते। समाज पहले वोट देता था, विधायक बनाता था, मंत्री बनाता था, लेकिन 15 साल पहले शाक्य समाज मजबूत था, या आज आपको मजबूती अपनी महसूस हो रही है? एक बार जोर से बोलिए, आज पक्का, कोई डाउट नहीं। पहले जो जातियां, मजबूत जातियां जो आपके इर्द गिर्द रहती है, दबंग जातियां, यादव, मुसलमान, ठाकुर, ब्राह्मण, जो मजबूत, सुनिए भाई, सुनिए, उधर ध्यान दीजिए, कहीं उधर ध्यान। जो दबंग मजबूत जातियां हैं, जो सत्ता में थी, ताकतवर थी, पहले 15 साल पहले जो हमको कीड़ा मकोड़ा नहीं समझती थी शाक्य समाज को, आज वो आपको महत्व देने लगी, नहीं देने लगी? बोलिए, सब जवाब जोर से बोलिए, हाथ उठा के बताइए, महत्व देने लगे, नहीं देने लगे? आज थाना पुलिस हो, चाहे दबंग जातियों से, आज शाक्य समाज का डर निकला है, नहीं निकला? निकला है ना? तो अब ये सवाल तो बेमानी अपने आप हो गया। ये सवाल जो विरोधी खड़ा करते हैं कि महान दल 17 साल हो गया बने, कोई फायदा नहीं, बताओ। जब अच्छा, एक सवाल का जवाब छूट गया। अब ये ताकत जो आपकी बढ़ी है, या आपका जो दबंग जातियों में इज्जत बढ़ी है, वो केशव प्रसाद मौर्य की वजह से बढ़ी है, या महान दल की वजह? देखिए, बढ़िया जवाब देके चले गए, तो कम से कम आप ही जवाब दीजिए। तो अब आप एक बात बताइए, अगर मैं अखिलेश यादव के घुटने टेक के उनके सामने उनका पैर पकड़ के मैं विधायक या सांसद मंत्री बन गया होता, तो क्या शाक्य समाज को मजबूत करता था? क्या मैं भाजपा, सपा, बसपा में अगर मैं उनके घुटने टेक के उनके सामने उनका हाथ पैर पकड़कर उनकी गुलामी करके अगर मैं विधायक, सांसद या मंत्री बन गया होता, या मुख्यमंत्री भी बन गया होता, तो क्या आपको मजबूत करता था? क्या
जानते क्यों मजबूत ना कर पाता? आप कारण नहीं जानते, जानेंगे। हम बता रहे हैं क्यों ना कर पाता। क्योंकि हम अगर सपा में होते और यादव समाज आपके साथ अन्याय करता तो अखिलेश यादव बोलने न देते। मैंने 2010 में ही 2010 में जब भाषण दिया था आप लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने, तभी मैंने कहा था कि मैं केशव देव मौर्य और तमाम और कुर्ता पहनने वाले शाक्य सैनी मौर्य नेताओं में कोई अंतर मेरे और उनके बीच में नहीं है। वो भी लच्छेदार बातें कहते हैं, उनकी भी बातों में ताली बजती है, लेकिन केवल एक अंतर हमारे और उनके बीच में है। जानते हैं क्या है? क्योंकि मैं राजनीति करना है, बाकी कोई अंतर नहीं, बाकी कोई अंतर नहीं। दूसरा, मैंने पहले ये कह दिया, अखिलेश यादव जिस गठबंधन हो रहा था, लखनऊ में जब रैली हुई थी, उनके कार्यालय में बैठक हुई थी, सम्मेलन, उसमें आप लोग गए थे। कितने लोग गए थे? हाथ उठा बताइए। लखनऊ जब सम्मेलन हुआ था समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, उसमें कुछ लोग गए थे, यहां से नहीं गए थे, कोई नहीं गया। लखनऊ, अच्छा, कोई यहां जो लोग हैं, कुछ लोग गए थे। कौन गांव से आप लोग? हाँ, नगला बीर साहब से। कुछ लोग और गए थे, आप गए थे, विधायक भी गए थे, आप लोग भी गए थे, तमाम लोग गए थे। मैंने अखिलेश जी के सामने भाषण देते हुए कहा था, मैंने कहा अखिलेश भैया आप मुख्यमंत्री बनेंगे, महान दल की ताकत आपके साथ है और हम पूरा मेहनत करेंगे आपकी सरकार बनाने का। सरकार बनने के बाद मेरी कोई मांग नहीं है आपसे, सुनिए बात को। मेरी मांग क्या है कि आपके सरकार में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो महान दल के बलबूते बनेगी इस बार, लेकिन आपसे एक मांग है कि आप मेरे समाज में जो नौजवान हैं उनको कितनी नौकरी देंगे, मैं नहीं पूछने जाऊंगा, चिट्ठी लिख दूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा। मेरे समाज के लोग जो नौकरी में हैं, शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य, उन्हें अच्छी पोस्टिंग देंगे कि नहीं देंगे, मैं तब भी झगड़ा करने नहीं आऊंगा और चिट्ठी लिख दूंगा। लेकिन सरकार बनने के बाद जो आपके भाई लोग दबंग हो जाते हैं, अगर उन्होंने हमारे कमजोर समाज के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया, तो केशव देव मौर्य को कोई नहीं रोक पाएगा, आपका दरवाजा तोड़ने आऊंगा। अब अखिलेश यादव के पसंद कैसे होगा? अखिलेश यादव को तो ये पसंद है ना, अखिलेश यादव कहते हैं हम पीडीए के नेता हैं, पीडीए। उनके पिताजी कहते थे मुलायम सिंह यादव जी कि हम पिछड़ों के, हम एमवाई के नेता हैं, मुसलमान और यादव के। लेकिन अखिलेश यादव जी आगे बढ़ गए, आगे बढ़ना भी चाहिए, बाप से आगे बेटे को होना भी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि हम पीडीए के नेता, पीडीए माने पूरे पिछड़े समाज का, पूरे दलित समाज का और पूरे अल्पसंख्यक मुसलमान समाज का। ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने कही। लेकिन अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी यादव समाज के साथ अन्याय होता, चाहे पुलिस अन्याय करे, चाहे कोई ठाकुर ब्राह्मण अन्याय करे, अखिलेश यादव जी जरूर जाते हैं और वहां सरकार को घेरते हैं, मीडिया में आवाज उठाते हैं, अखबार में आवाज उठाते हैं और उसके अलावा उस पीड़ित परिवार को 10-5 लाख रुपए की मदद भी करते हैं, नहीं करते। लेकिन वही अखिलेश यादव जी बदायूं में जब छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, तो हम लोग भी पीडीए में आते हैं, पिछड़े में नहीं आते। लेकिन अखिलेश यादव जी, वीरेश यादव जो कि बलात्कारी था, वो सजा भी पा गया तो अपराधी माना जाएगा। वीरेश यादव जो पहले का गुंडा था, हिस्ट्री सीटर, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए। तो जब मुख्यमंत्री बनेंगे और कोई उनका चहेता यादव जो अपराधी नहीं है, वो आपका खेत कब्जा कर लेगा, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्या? और एक भी साथ के जितने नेता थे उनके पार्टी के, एक भी बदायूं बलात्कार केस में आवाज नहीं उठाए, ना कोई मदद की। तो वो उनसे कोई आशा है कि वो पीडीए के नेता हैं? बोलो, है क्या वो पीडीए के नेता? नहीं। अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से यादवों के नेता हैं
कान खोलकर सुन लीजिए, है कि नहीं? अब एक बात आप बताइए, मैं अगर अखिलेश यादव के अंडर में मंत्री भी होता तो यादव समाज अन्याय करता तो बोलने देते क्या? बोलो, बोलने देते क्या? तो आपकी ताकत बढ़ती कि घटती? हाँ, आज इसलिए बढ़ी है क्योंकि केशव देव मौर्य न ठाकुर के खिलाफ, न ब्राह्मण के खिलाफ, न यादव के खिलाफ, न मुसलमान के खिलाफ, न पाल के खिलाफ, न जाटों के खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ नहीं। मैं सबको अपना भाई मानता हूं, सबका सम्मान करता हूं, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश का कोई भी दबंग जाति या कोई भी उत्तर प्रदेश के किसी जाति का व्यक्ति अगर शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज की तरफ आंख उठाएगा तो वो केशव देव मौर्य का दुश्मन है, चाहे यादव हो, वो चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो। मैं किसी को जाति के आधार पर बख्शने के लिए तैयार नहीं हूं। चाहे भाजपा नाराज हो, चाहे योगी जी नाराज हो जाए, और चाहे अखिलेश यादव नाराज हो जाए, और चाहे बहन जी नाराज हो जाए, केशव देव मौर्य को किसी की चिंता और किसी की परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि केशव देव मौर्य, हर नेता जब निकलता है, कोई भी नेता घर से निकलता है राजनीति करने तो मकसद लेके निकलता है। कोई प्रधान बनने के लिए निकलता है, कोई बीडीसी बनने के लिए निकलता है, कोई जिला पंचायत बनने के लिए निकलता है, कोई विधायक का सपना देख के निकलता है, कोई मंत्री का सपना देख के निकलता। लेकिन केशव देव मौर्य ने जो सपना देखा था वो कांसीराम साहब बनने का सपना देखा था कि जैसे कांसीराम साहब देख देते, हम भी पैर पकड़ लेते और उनकी पार्टी में चले जाते तो हमें तो जरूर टिकट देते, ना देते क्या? हमें समाजवादी पार्टी